नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज कच्चा तेल है, जहां पर कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरह से कारोबार हो रहा है और किस तरह से ट्रेड एग्रीमेंट्स टैरिफ्स के ऊपर चर्चा होगी, इस पर आज करेंगे बात। क्योंकि आपको बता दें, जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके हिसाब से भारत ने रूस से 11% ज्यादा कच्चा तेल पिछले महीने में खरीदा है। साथ ही साथ बात करेंगे मक्के की, जहां पर भावों में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी हमने ज्यादा सोइंग के कारण कुछ प्रेशर प्राइसेस में बाता हुआ देखा है। आगे जाकर जो कंट्रोल ऑर्डर की बातें हो रही हैं उसमें क्या डिटेल्स हैं, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल पर। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी सारा बैक एंड फोर्थ है बातचीत को लेकर अभी भी, और माना जा रहा है कि शायद एक ट्रेड एग्रीमेंट इस महीने से पहले हो ही जाएगा दोनों कंट्रीज में। लेकिन उससे पहले जो डेटा है वो दिखाता है कि भारत का जो रूस से इंपोर्ट है सितंबर में तो अच्छा रहा, अक्टूबर में भी बढ़त देखने को मिली है। ऑफकोर्स नवंबर में हम यहाँ पर शायद गिरावट बनता हुआ देखेंगे, जिस तरह से ज़्यादातर ओएमसी हेड्स ने कहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरफ तो हम अमेरिका से जो इम्पोर्ट है तेल का उसको बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले महीनों में आप देखेंगे वो अमेरिका से जो तेल का आयात है उसमें बढ़ोतरी होगी। और जो रूस से जो हम आयात करते हैं, देखिए ऑप्टिक अच्छा नहीं रहेगा कि हम एकदम उसको बंद कर दें, क्योंकि वो गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। तो भारत के आयात रूस से कम जरूर होंगे, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन रूसी तेल जो है वो लगातार बाजार में आ रहा है और नए रास्ते ढूंढेगा, क्योंकि रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी भी अमेरिका ने, यूरोप ने, दोनों ने और रूसी तेल के निर्यात या कंजम्पशन या ट्रेड पे किसी तरह का कोई सैंक्शन या प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध दो कंपनियों पे लगाया गया है, लेकिन वो दो कंपनियां दूसरे माध्यम से रास्ते ढूंढ सकती हैं। और दूसरी तरफ भारत के लिए भी आवश्यक है, ऑप्टिक्स के लिए ये मैसेज जाए कि भाई ठीक है, हम किसी के दबाव में आकर के जो है रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हालांकि कम किया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेड डील हो रही है उसका नाम ही डील है। डील का मतलब ये हुआ कि हम वहां से ज्यादा तेल खरीदेंगे और चीजें भी वहां से ज्यादा खरीद सकते हैं, जिससे कि एक इंटरिम डील, या जिसको बोलना चाहिए कि डील नंबर 1 जो है वो साइन हो सके, जिसके जो अब जो संभावना है वो अगर 1 से 10 के स्केल पे देखें, आज की तारीख में लगभग वो 8 है। तो काफी उसमें प्रगति है। और उसके बाद हम ये भी सुनेंगे कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यहाँ पे भारत में जो है क्वाड समिट के लिए भारत की यात्रा भी कर सकते हैं। इस तरह की आ रही है, तो सारी संभावनाएं हैं, और जो खबरें निकल के आ रही हैं उनके अंदर आशा कम और निराशा कम है। लेकिन अभी जो तेल की कीमत कम हुई है उसकी मुख्य वजह 3 बनती है। एक तो ये कि यूक्रेन लगातार रूस की जो तेल और गैस के ठिकाने हैं उन पे हमले कर रहा है, लगातार उनको टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा जो रूस से जो पिछले दिनों कीमत बढ़ी थी, उसकी मुख्य वजह दी थी रूस के कुछ के तेल के एक्सपोर्ट में डिसरप्शन हुआ था। वो डिसरप्शन इसलिए क्योंकि जो नोवोसिस्क उनका ऑयल हब है, एक्सपोर्ट हब, वहां काम बंद हो गया था, उस वजह से हुआ था। और तीसरा हम सभी जानते हैं कि ओपेक जो है वो उत्पादन लगातार बढ़ाना चाहती है, तो कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ नहीं रही है। इस वजह से हमने देखा है कि तेल की कीमतें दबाव में, और अभी कभी दबाव में कभी ऊपर ये रहेगा, लेकिन जो बैंड है, जो कीमत का ब्रांड का बैंड है, वो इसी के आसपास रहना है। कभी 62, कभी 60, कभी 65, कभी 68, हो सकता है कभी 70 भी टच कर जाए और 60 भी टच कर जाए। इसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। मिस्टर तनेजा, एक और चीज़ जो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने की है वो ये कि अगर जो कंट्रीज यहाँ पर रशिया के साथ काम करेंगे उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ भी लग सकता है। उन्होंने एज हाई एज 500% तक की भी यहाँ पर बात की है। ऑफकोर्स वो स्टेटमेंट्स हैं, रेटोरिक है शायद। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो कुछ भी कह देते हैं और उसके बाद उसमें वो वापस भी कर लेते हैं। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो है कुछ चीजों को लेकर के कहा था कि भाई हम इस पे, जैसे बीफ को लेकर के उन्होंने कितना ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। जब ये देखा कि वहाँ महंगाई बढ़ने लगी और लोगों को बीफ खरीदने में जो है ज्यादा दाम देने पड़े और वो ट्रंप साहब के खिलाफ होने लगे, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो इसलिए उनकी ये बातें करना, थोड़ा वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं हमेशा, 100-50, वो एकदम जिसे बोलते हैं शौक एंड ऑ क्रिएट करते हैं। लेकिन देखना हमें ये होता है, ये ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए वो कहते क्या है, ध्यान इस पे रहना चाहिए वो क्या कर पाते हैं, और जो जब करते हैं वो कितना उस पर सस्टेन कर पाते हैं। तो आने वाले 3-3.5 साल जो है दुनिया को इसी के साथ रहना पड़ेगा। और भारत ने इस मामले में बिल्कुल, भारत माहिर हो गया है, भारत ने काफी दक्षता इसमें हासिल कर ली है कि ट्रंप साहब क्या कहते हैं, कैसे नेगोशिएट करना है और अपने राष्ट्रीय हित उनको कैसे सुरक्षा करनी है। तो कम से कम भारतीय उपभोक्ता को तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अब समझ में आने लगा है कि उनसे कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे डील करना है, किस बात को हाँ में लेना है, किस बात को ना में लेना है। तो दुनिया भी सीख रही है, लेकिन मुझे लगता है भारत तेजी से सीख रहा है।
ऑलराइट नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल और अब हम स्ट्रॉन्ग डिमांड पीरियड में यहाँ पर जा रहे हैं। एक तो समर डिमांड देखते हैं और दूसरी हम विंटर्स डिमांड यहाँ पर देखते हैं। सर्दियाँ जल्दी पड़ी हैं इस बार मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में। आपको लगता है ये एक फैक्टर शायद सपोर्टिव रह सकता है क्रूड के लिए? नहीं, अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो तेल और गैस में क्या होता है, जब जाड़ा ज्यादा पड़ता है या और कोई कारण है, डिस्ट्रप्शन हो जाए तो बड़ी खबर बनती है। भाई, आप ही के शहर बम्बई में सीएनजी की खबर बनी हुई है कि थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया। तो इसलिए जो है, सब पूरी कोशिश के बावजूद भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है। और पश्चिम यूरोप, कनाडा और अमेरिका में हमने देखा है, ज्यादा जाड़ा पड़ता है तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, तो कीमतें ऊपर जाती हैं। अगर बहुत ज्यादा पड़ता है जाड़ा और कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरी तरफ कहीं किसी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है तो कीमत ऊपर जाएंगी। लेकिन उसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। डिमांड आज ये कहती है कि तेल की कीमत जो है वो $68 से ऊपर नहीं चाहिए, और अगर जियोपॉलिटिकल प्रीमियम को निकाल दें तो तेल की कीमत $60 पर बैरल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अगर टेम्परेरी कोई सेटबैक आता है जाड़े की वजह से या डिस्ट्रप्शन उस वजह से होता है या कोई कहीं दुर्घटना होती है, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो एक अलग बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई जो है चिंता का विषय नहीं है। और जहां तक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, गाजा पे पूरी दुनिया का ध्यान है और यूक्रेन का जो युद्ध है वो उसको मार्केट जो है फैक्टर इन कर चुका है। यूक्रेन प्रीमियम अभी भी तेल की कीमत में बरकरार है। पॉइंट टेकन। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन जैसे नरेंद्र जी हमें कह रहे थे कि $60 के आसपास का जो कच्चा तेल है वो एज ऑफ नाउ यहाँ पर फिजिबल बैठता है। बहुत गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है जी हाँ। 50, 65, 68 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ निर्मल बांग से अब कुणाल शाह हैं। कुणाल, आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल प्राइसेस नियर टर्म में, स्पेशली जो ये विंटर्स का अगला 3 महीना है, किस तरह से काम कर सकते हैं? आई थिंक कच्चे तेल में द वर्स्ट इज ओवर मेरे हिसाब से, बिकॉज हम ये कमोडिटी को आज पूरा 2025 11 महीने से इसमें लगातार मंदी का एक रुख देख रहे हैं। दूसरा, ट्रम्प साहब जो बता रहे हैं कि वो सैंक्शन लगाएंगे, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये मार्केट ने ये टोटली इसको इग्नोर किया हुआ है। क्योंकि अगर जैसे हम देखते हैं आगे जाके थोड़ा भी सैंक्शन के कारण ऑयल के फ्लो पे इम्पैक्ट आता है तो वो कुछ भी प्राइस में डिस्काउंटेड नहीं है। तो ये $59 पे WTI में मंदी करके कुछ मिलने नहीं वाला है, $2-3 नीचे जा सकता है। सो मेरे राय में रीजंस अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है, बट ऑल द नेगेटिव न्यूज आर इन द प्राइस। जैसे गोल्ड में क्या है, सब ऑल द पॉजिटिव न्यूज आर इन द प्राइस, क्रूड में ऑल द नेगेटिव न्यूज आर इन द प्राइस। सो इट्स द राइट टाइम टू बाय ऑयल। उसमें कभी भी ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। So $59 में nothing to lose. You can buy crude oil 5250, 5200 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। आपको फिर से एक पुल बैक में 5400, 5500 तक ऑयल जाते हुए देखने मिल सकता है। कुणाल, बात अब यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की कर लेते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं। एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला जहाँ लगा कि प्राइसेस अब शायद और तेज़ी दिखाएंगे, और उसके बाद एक सडन मुनाफा वसूली। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा सपोर्ट। ऑफ कोर्स US डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी हमने यहाँ पर चॉपिनेस आते हुए देखी है। मार्केट्स US के बड़े डेटास का इंतजार कर रहा है। इन सब के बीच में आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ से क्यूज लेंगे? मनीषा, अभी ऐसा है कि गोल्ड में व्यू देने के लिए, ट्रेडिंग का व्यू देने के लिए 2 बार 5 बार सोचना पड़ता है कि व्यू क्या दे। बिकॉज मैंने लास्ट थर्सडे और फ्राइडे में हमने $450 की मूवमेंट देखी है गोल्ड में। $450 की मूवमेंट इज एनुअल मूवमेंट ऑफ द गोल्ड इज बिहेविंग लाइक अ रिस्कियर, नहीं सबसे रिस्कियर एसेट क्लास, जो जिसे सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, वही सबसे अनसर्टन वे में बिहेव कर रहा है। बट मैंने इसके ऊपर वीकेंड में थोड़ा स्टडी किया है, बिकॉज वी नीड टू, हमेशा कोई भी एसेट क्लास जब अपने कोई नए लेवल बनाने वाला होता है अपसाइड पे या नीचे आने वाला है डाउनसाइड में, तब ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है। आप कमोडिटी प्राइसेस की अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, इट इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। जब भी कोई भी एसेट क्लास में कोई नया बड़ा मूव अप मूव आने वाला है या नीचे का मूव आने वाला है, उसके पहले ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है। सो मैं गोल्ड में अपने दर्शकों को क्लियर व्यू देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने 4,400 देखा ऊपर में, तो अभी वो 4,400 के लेवल नियर टर्म में आने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ऊपरी स्तरों पे जब जब गोल्ड उछाला मारेगा, तब तक विदाउट एनी रीजन, विद एनी रीजन, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग ही आएगा। सो जो अक्यूमुलेशन हुआ है लास्ट 2 साल में, तो ऊपर आता है, ऐसे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से।
सो मैं अपने दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए। 1,24,000 25,000 आता है तो बेच के काम कीजिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, और फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 1,26,000 के आसपास बेच के काम कीजिए। नीचे में फिर से 1,20 आता है, वहां पे 1,20 फॉर द दिसंबर, 1,22 फॉर द फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप अपना पोजीशन कवर कर सकते हैं। कुणाल, इस साल का सबसे बड़ा प्ले हो और आपने भी इस साल के शुरुआत में कहा था कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, नया हाई बनेगा, वो सब हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। जिस तरह की वॉल्टिलिटी चांदी में भी देखने को मिली है, यहाँ पर क्या लेवल्स वॉच करेंगे? देखिए, मैं इस सिल्वर में भी अगर आप बिहेवियरल एस्पेक्ट देखेंगे लोगों का, तो जो लोग 90,000 में सिल्वर नहीं लिए थे वो लोग सबसे ज्यादा बुलिश है आज। मैं ये मार्केट को बहुत क्लोजली स्टडी करता हूँ। सो एट 1,55,000 एवरीवन थिंक्स अभी न्यूक्लियर की स्टोरी आई है, कोई ना कोई नई नई स्टोरी आती रहती है। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल कि पीपल हैव मिस्ड द 50% अपसाइड इन सिल्वर, और अभी सब जागे हैं लेने के लिए दूसरी 50% अपसाइड पकड़ने के लिए। सो इतना इजीली नहीं मिलने वाला है। सेम वे गोल्ड की तरह ऊपर में एक 165 170 के आसपास टॉपिश बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए, और ऑन द डाउन साइड फिर से 145 तक आने की जगह है। सो ऊपर जाता है 158 60, वहां पे फिर से सेलिंग करना चाहिए। और फंडामेंटल दोनों के ही तेजी के है, पर नियर टर्म में तो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है मेटल्स में। और यहाँ पर अब आपको क्या लगता है इस हफ्ते किस तरह का रुख रह सकता है? सेंसिंग की बहुत सारा डेटा यूएस की तरफ से आना है। जब स्पाइक आता है तब बेच के काम करना चाहिए, दैट इज द क्लैरिटी। ऑल राइट, थैंक यू कुणाल साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, वो क्यूज है यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज में कारोबार करने के लिए। कच्चे तेल में जो सेल ऑफ है वो खत्म हो चुका है, सोना चांदी स्पाइक पे सेल करना है, और वही हाल काफी हद तक हमने मेटल्स में भी आगे बनता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ किसान सरकार से मक्के पर कंट्रोल ऑर्डर लाने की मांग कर रही है। दलील दी जा रही है कि इससे कंपनियां उनसे एथेनॉल बनाने के लिए खरीद करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर कंट्रोल ऑर्डर आए तो इससे किसानों को कितना फायदा है और इस पर इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ ब्रिजेश लाहौटी जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? क्या डिस्टिलरीज, एथेनॉल मेकिंग कंपनीज यहाँ पर MSP पर मक्का खरीदनी चाहिए? क्या वो कंट्रोल ऑर्डर आप आता हुआ देखते हैं? नमस्कार जी। जैसे मक्के के रेट अप्रत्याशित रूप से नीचे गए हैं इस सीजन में, हम सभी लोग देख रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर किसान सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी मतलब जिस व्यापक स्तर पर होना चाहिए वैसा आंदोलन नहीं है। अभी इसमें किसानों की जो डिमांड है, तो अभी इसमें सरकार कोई निर्णय लाती है तो संभव है, जो फिलहाल में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं लगता है कि एक तरफ सरकार के पास हर स्टेट में परचेज करने के लिए साधन सामग्री जैसे फंड्स भी और गोडाउन भी अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, सारा ही माल अगर गोडाउन में आ जाएगा या इथेनॉल कंपनियां परचेज करेगी तो बाकी माल का क्या होगा? क्योंकि इतना रेट कम होने का स्वाभाविक कारण यही है कि उपलब्धता ज्यादा है आवश्यकता से। इस साल जैसे 20% क्रॉप बढ़ा है, हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है प्रोडक्शन, परंतु रेट काफी कम हो गए हैं। वेल एब्सोल्युटली, अगर हम प्राइसेस देखें तो यहाँ पर लगातार गिरावट है, लेकिन जहाँ तक बुआई के नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर पिछले 5 सालों में सिर्फ बढ़ते हुए यहाँ पर देखे हैं। ब्रिजेश जी, जहाँ पर हम प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो किसान यहाँ पर मांग रहे हैं वो शायद सरकार ना ही करती हुई नजर आए, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम है कि कंट्रोल ऑर्डर हम बनता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से मक्के की इकोनॉमी अब बनती हुई नजर आई है, जिस तरह की सप्लाईज है, डिमांड है, प्राइसेस हैं, आपको कहाँ लगता है इन तीनों ही लेवल्स पे हम कहाँ जा रहे हैं? अगर आप रेट्स के बारे में पूछोगे तो हाँ, रेट्स इस स्तर से ऊपर उठना काफी मुश्किल दिख रहा है इस सीजन में, तो कम से कम। और क्या रेंज बनती हुई देखेंगे आप ब्रिजेश जी? अभी अच्छे मालों के खरीफ बेल्टों में जहां भी गोडाउन पे स्टॉकिंग हो रहा है 1900 लेवल पर क्विंटल पे स्टॉकिंग हो रहा है। और अच्छे माल कम है। ज्यादातर माल जो मंडियों में आ रहे हैं वो 1700 या उसके नीचे के स्तर पर बिक रहे हैं, जो कि एक 5 साल से का भी बॉटम लेवल आप मान सकते हैं। और यहाँ से किस तरह की मांग आप बनता हुआ देख रहे हैं? आपको लगता है वहां पर कुछ बढ़त देखने को मिलेगी? मांग में पिछले साल से बाकी कोई सेक्टर में कमी नहीं है, एक सीमित तेजी भी है,
परंतु इथेनॉल में जो गवर्नमेंट ने आवंटन दिया है मेज के लिए, उसमें कमी होने की वजह से टोटल डिमांड कम हुई है। टोटल डिमांड कम होने की वजह से और माल उपलब्धता ज्यादा होने की वजह से यह मंदी दिखाई दे रही है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि मक्के में पिछले 12-15 सालों में कि स्टॉकेज अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है, जब नवंबर का आधा महीना भी है और कोई स्टॉक एक्टिविटी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। सप्लाईज किस तरह से आप बनता हुआ देखते हैं? जैसे आपने कहा 20% इस बार फसल में ज़्यादा बुआई यहाँ पर देखने को मिली है। क्या पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी है? अगर ओवरऑल अवेलेबिलिटी देखें इस वक्त तो वो कितनी है? निश्चित ही पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक करीब जो पिछले सीजन का है वो 2.5 करोड़ बोरों का या 25 लाख टन का आप मान सकते हो, जो पिछले साल से ज्यादा है। उसके बाद अवेलेबिलिटी करंट स्टॉक की भी बहुत ज्यादा है और बुआई 20% ज्यादा नहीं हुई है, करीब 12% बुआई ज्यादा हुई है, प्रोडक्शन 20% बढ़ा है। और अभी जो आने वाली फसल है उसमें भी क्या बोलते बुआई के आंकड़े कम हो गए, ऐसा कहीं संभव नहीं दिख रहा है। प्रोडक्शन इस बार भी मेंटेन रहेगा, तो फिलहाल कोई हिसाब से रेट बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ब्रजेश, जिस तरह से हमने पोल्ट्री की डिमांड यहाँ पर आते हुए देखी है, आपको लगता है कुछ सपोर्ट वहां से बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है? निश्चित ही पोल्ट्री ग्रोइंग सेगमेंट है और उसमें काफी टाइम बाद पोल्ट्री अच्छे मुनाफे में है और 5 से 7% का ग्रोथ हुआ है। परंतु वह जो ग्रोथ है वो मतलब पूरा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको कवर करने के लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, मतलब उतना कवर नहीं कर सकती है, इसलिए मक्के की मार्केट डाउन है। अब जैसे आपने ब्रजेश कहा, आपके साथ पूरी कॉन्वर्सेशन में यही एक चीज़ समझ में आ रही है कि बहुत अच्छे कुछ यहाँ पर हालात हैं नहीं, प्राइसेस बेहतर होंगे उसको लगता नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पर अब कंट्रोल ऑर्डर की मांग की जा रही है, आपको लगता है वही एक रास्ता है यहाँ पर पूरा मार्केट संभालने के लिए, कि कुछ और भी किया जा सकता है? एक्चुअल में बहुत ज्यादा चीजें है नहीं सरकार के हाथ में। कुछ मात्रा में सरकार खरीद सकती है ये गोडाउन में एफसीआई के मार्फत, परंतु इसमें अगर एथेनॉल में आवंटन में वृद्धि होती है जो फिलहाल नहीं है, तो ही रेटों में कुछ सुधार संभव है। बाकी कहीं कोई फैक्टर काम करेगा ऐसा लगता नहीं है। तो एक तो जैसे आपने कहा कि एथेनॉल डाइवर्जन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्रोक्योर यहाँ पर कर सकती है, और जहां तक कंपनीज के एमएसपी पे खरीदने की बात है ब्रजेश जी, वो आपको नहीं लगता कि होने वाला है? वो असंभव सा लगता है, क्योंकि सारा ही माल आपके पास आ जाएगा, आप एमएसपी पर इतना नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि आज मक्का तीसरी सबसे बड़ी अनाज की फसल है इंडिया में, राइस और वीट के बाद। तो इतना बड़ा क्वांटिटी जब आता है खरीफ में, तो वो संभव नहीं है पूरा एमएसपी पे परचेस करे जब रेट में इतना बड़ा वेरिएशन हो। पॉइंट टेकन ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो सारी बात भी करने के लिए। तो क्लियरली एक कंसर्न बहुत बड़ी यहाँ पर मक्के में बनती हुई नजर आई है। अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो मार्केट्स काफ़ी अच्छी खासी थी, भाव अच्छे थे, एथेनॉल डाइवर्जन भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इस साल वो सारा कुछ यहाँ पर टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है। और जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर गिरावट भी आते हुए देखी है। तो जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल के लोज के आसपास के प्राइसेस हैं और बहुत ज़्यादा बढ़े, ऐसा फिलहाल लगता भी नहीं है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे मार्केट्स पर और स्टॉक स्पेसिफिक्स पर।